अनिरुद्धाचार्य, आपने कहा कि आप उन्हें खड़ाऊ से मारेंगे, क्या गलत कहा? उनके 100 क्लिप उठाइए। प्रेमानंद महाराज, जब आप बोलते हैं तो दूर तक जाती है। आपको लगता है कि जो हिंदू धर्माचार्य हैं कई बार वो बहुत इजी टारगेट भी हो जाते हैं? प्रेमानंद जी ने जिस प्रकार से चरित्र की अच्छी नहीं है, आप हैं कौन? एक ने दिया, अब बाकियों को भी घसीटो। गणेश चतुर्थी पर क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? बहुत सुंदर नाम है आपका। 108 पीपल का पत्ते तोड़ लें, अगले 4 साल तक पूरा विश्व अशांत रहेगा। 1962 का योग और 2025 का योग देखेंगे, रिपीट हो रहा है। अरब कंट्री में युद्ध होगा, अमेरिका भी वार करेगा, लेकिन उससे विश्व शक्ति आने वाले समय में चाइना छीन लेगा। मैं जो कैलकुलेशन तेजस्वी यादव की कुंडली पर किया हूँ, बड़ी लड़ाई तो होगी। मैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात कर रही हूँ, क्या सिचुएशन आपको अभी बनती हुई दिखाई दे रही है? इसको आप नोट कर लीजिए। आज प्रधानमंत्री ने काशी में कहा कि पाकिस्तान ने अगर फिर से पाप किया तो फिर मिसाइलें आतंकियों को तबाह करेंगी। इस बार पाकिस्तान 3 से 4 टुकड़ों में बट जाएगा। 2025 और 26 की आप बात कर रहे हैं। नवंबर से आप देखिएगा पूरी दुनिया में भूचाल आएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तबाही भूचाल से होगी। भारत के लिए सिचुएशन इंटरनली आपको कैसी दिखाई देती है? धार्मिक उन्माद जैसे हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगी दुर्गा पूजा आ रहा है, ममता दीदी विपक्ष की नेता बन जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव और भाग्य से दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी, बिहार में भी। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। देश दुनिया में बड़ी हलचल होने जा रही है। बंगाल बिहार चुनाव, राजनीति से लेकर शेयर मार्केट तक, तो कहीं आपदा कहीं भूकंप, क्या दुनिया का नक्शा बदल देंगे? अनिरुद्धाचार्य के बयान पर आखिर क्यों मचा है बवाल, इस पर भी बात होगी, क्योंकि जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को खड़ाऊ से मारेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य शैलेश तिवारी जी द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। और मुझे लगता है आपको शंख के साथ, क्योंकि आप हर जगह से शुरुआत करते हैं, तो आज की इस एपिसोड की शुरुआत भी शंख के साथ। धन्यवाद गायत्री बहन। आचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य के बयान और इसके अलावा भी कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिनके आधे अधूरे बयानों को वायरल किया जा रहा है, खूब बवाल काटा जा रहा है। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं देश दुनिया से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश दुनिया में किस तरीके से कहीं भूकंप आ रहा है, इवन भारत में भी आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। तो ग्रहों के अगर हम, क्योंकि आप जाने माने ज्योतिष भी हैं, ग्रहों का अगर हम खेल देखें तो क्या कारण, क्या संकेत आपको दिखाई देता है? देखिए गायत्री बहन, अगर हम साल 2025 की चर्चा करें जी। अंकों के खेल में साल 2025 टोटल अंक जोड़ते हैं 2025, 2 बार चंद्रमा, 1 बार बुध, टोटल कैलकुलेशन करते हैं 459 राहु और बुध। कंप्लीट एकल अंक देखते हैं जिसका स्वामी 9 अंक, जिसका स्वामी मंगल। मंगल का वर्ष कहीं अमंगल करेगा, मंगल का वर्ष कहीं अमंगल करेगा तो कहीं मंगल भूचाल लाएगा, क्योंकि पृथ्वी का इंडिकेशंस, जो पृथ्वी का संचालन है वह मंगल ग्रह से होता है। मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा गया है, भूमिपुत्रो। और मंगल ग्रह जो मार काट का इंडिकेशन देता है, जिसका रंग लाल है, जिसके स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं और जिसके अधिष्ठाता देवता जो हैं हनुमान जी हैं। और मंगल वर्ष 2025 जी ठीक उसी प्रकार है जैसे साल 1962। टोटल योग देखिए 6, 2, 8, 1, 9 अंकों का खेल में 1962 का योग और 2025 का योग देखेंगे, रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें वैसे पुरानी घटनाओं को देखेंगे, 1962 में जो युद्ध का आप जिक्र कर रहे हैं,
1962 में जो युद्ध हुआ था, है ना, ओके। और 2025, मुझे ऐसा लगता है, और अगर हम ग्रहों के कैलकुलेशंस को देखते हैं, राहु जैसा कि अभी कुंभ राशि में है, 18 मई को राहु मीन राशि से 18 महीने बाद वक्री होकर के मीन से कुंभ में आए, और ठीक उसी प्रकार केतु कन्या से सिंह राशि में आए। शनि 30 वर्ष के बाद बृहस्पति के घर में गए हैं। अभी मीन राशि में शनिदेव हैं। शुक्र और गुरु दोनों एक साथ मिथुन राशि में हैं। आज का अगर हम देखें गोचर, तो चंद्रमा तुला राशि में, मंगल अभी कन्या राशि में आ गए हैं, और मंगल का कन्या राशि में आना अच्छा नहीं है। अच्छा, मंगल का कन्या राशि में आना इसका मतलब अमंगल करना। मंगल और बुध दोनों ग्रह आपस में घोर शत्रु हैं। अच्छा, 28 जुलाई को ठीक से एक बार फिर से परिवर्तन आया है। ओके। 7 जून को परिवर्तन हुआ, 21 मई को ट्रांजिट किया राहु केतु, 30 अप्रैल को 30 मई को शुक्र ट्रांजिट किया, और जैसा कि आपको पता है कि राहु केतु और शनि इन तीनों के कारण घटनाएं ज़्यादा घटती हैं। अगर राहु सूर्य के साथ आ जाए तो ग्रहण हो जाए, केतु चंद्रमा के साथ आ जाए तो ग्रहण हो जाए, और ग्रहण होने के बाद जैसे चंद्र ग्रहण हो तो बहुत ज़्यादा जल प्रलय होता है, बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। सूर्य ग्रहण हो, राहु और सूर्य एक साथ आ जाएं तो अग्निकांड ज़्यादा होते हैं, मार काट ज़्यादा होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 4 साल से विश्व युद्ध चल रहा है। ये विश्व युद्ध ऐसा नहीं है कि कल होगा परसों होगा, ये विश्व युद्ध चल रहा है जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। हाँ, जो अभी भी चल रहा है। जो अभी भी चल रहा है। फिर आपने इजराइल और हमास में देखा, इजराइल और ईरान में देखा, भारत और पाकिस्तान में देखा, कंबोडिया, और इसमें कंबोडिया सोचा ही नहीं जा सकता। हाँ। कंबोडिया एक ऐसा देश, और थाईलैंड, थाईलैंड देश क्या है, उसकी इकोनॉमी कैसे आती है, टूरिज्म से आती है। उसका टूरिज्म नष्ट हो जाएगा अगर वहाँ बमबार्डिंग होना शुरू हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। और कंबोडिया और थाईलैंड में यह लड़ाई होना यह प्रकृति के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि सबसे छोटे कंट्री हैं ये, बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, फिर भी युद्ध हो रहा है। यह इंडिकेशन है विश्व युद्ध का। अब चाइना और ताइवान में आप देखेंगी, हाँ। आर्मेनिया और अजरबैजान में आप देखेंगी आने वाले वक्त में। ओके। आप मिस्र से आप देखेंगी दूसरे अरब कंट्री में युद्ध होगा। ईरान फिर से वार करेगा। ईरान रुकने वाला नहीं है। अच्छा, ईरान सोने वाला नहीं है। ईरान फिर से वार करेगा। इजराइल बड़ा वार करेगा। अमेरिका भी सोया हुआ नहीं है, अमेरिका भी वार करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो शांति के पुजारी कहे जाते हैं, और बार बार क्रेडिट भी ले रहे हैं वो। आश्चर्य की बात है। हाँ। बहुत आश्चर्य की बात है कि जब बाघ को, शेर को खेत में घास लगा करके और उनकी मुलाकात हिरन से करवाया जाए और हिरन को बोला जाए कि ये शाकाहारी हो गए हैं। हाँ। शेर महाराज जो हैं, जंगल के राजा हैं, अब ये शाकाहारी हो गए हैं, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो कौन विश्वास करेगा? अरे लोग उपवास मनाएंगे। हाँ। आप डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुजारी, और उन्हें आप क्या दे रहे हैं? आप उन्हें नोबेल प्राइज दे रहे हैं। हाँ। है ना? हाँ। तो लोग हंसेंगे। उपहास की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो विश्व शक्ति है, लेकिन उससे विश्व शक्ति आने वाले समय में चाइना छीन लेगा। ओके। और उसी की लड़ाई चल रही है। पहले विश्व शक्ति सोवियत संघ रूस हुआ करता था। जब रूस 18 भागों में बटा
तो अलग अलग पार्ट में होने के कारण कमजोर हो गया रूस। फिर भी अब रूस ने क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया, और रूस के नज़दीकी के ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं। ये डायरेक्ट युद्ध हो सकता है क्या चाइना और अमेरिका का, आपको लग रहा है, या बीच में कूदने देखिए, की तैयारी है? अब गायत्री जी जो युद्ध होगा ना, हाँ, रोबोटिक युद्ध होगा। ओके। अब जो युद्ध होगा ना, वह आपने देखा कि एक यूक्रेन का ट्रक से ले गया और ले जा करके गिराता है और युद्ध हो जा रहा है। तो अब वो युद्ध का वो फार्मूला नहीं रह गया पहले की तरह कि एक दूसरे पर परमाणु बम मारेंगे। अब तो सीधे यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा अटैक किया जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना, मेरा कैलकुलेशन है, हाँ। अगले 4 साल तक पूरा विश्व अशांत रहेगा। 4 साल तक? अगले 4 साल तक विश्व अशांत रहेगा। अभी जैसे आपने, और साल 2025 के अंत का होने तक बड़ी लड़ाई तो होगी। अभी आज प्रधानमंत्री ने काशी में कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात कर रही हूँ, क्या सिचुएशन आपको अभी बनती हुई दिखाई दे रही है? आपने कहा कि अभी, क्योंकि कुछ महीने अभी 9 नंबर यानी मंगल के साल में है, उन्होंने प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि पाकिस्तान ने अगर फिर से पाप किया तो फिर मिसाइलें आतंकियों को तबाह करेंगी। आपको सिचुएशन लग रही है अभी भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बिगड़ सकती है? देखिए गायत्री बहन, आपने देखा ड्रोन का जमाना आ गया, ड्रोन टू ड्रोन युद्ध चल रहा है। लोग ड्रोन से इतने बड़े हमले कर दिया यूक्रेन ने, है ना। मतलब 1 करोड़ से भी कम लागत में 6000 करोड़ का नुकसान रसिया का कर दिया यूक्रेन ने। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा जो ज्योतिष का असेसमेंट और कैलकुलेशन है जी, बड़ा लड़ाई तो होगा, और इस बार पाकिस्तान 3 से 4 टुकड़ों में बट जाएगा। अगले 1 साल में आप देखेंगी पाकिस्तान अकेला नहीं रहेगा, वह 4 भागों में बट जाएगा। ओके, मतलब 2025 और 26 की आप बात कर रहे हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, नवंबर से आप देखिएगा, इस नवंबर से? हाँ, अब इस वर्ष तो खत्म नहीं हुआ है। हाँ। भूचाल भी आएगा, पूरी दुनिया में भूचाल आएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तबाही भूचाल से होगी, प्राकृतिक आपदाओं से होगी, बांग्लादेश में प्राकृतिक आपदाओं से होगी। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हट जाएंगे। मैं आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, 5 दिसंबर तक जो है, इसको आप नोट कर लीजिए, यूट्यूब 5 पर आप रहेगा 5 दिसंबर तक, ठीक है, जो है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो है वह निश्चित तौर पर बदलेगा। और मेरा कैलकुलेशन है कि साल 2026 में बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। और अगर हम इंटरनली भारत के अंदर बात करें तो भारत के लिए सिचुएशन इंटरनली आपको कैसी दिखाई देती है? देखिए, धार्मिक उन्माद होगा, क्योंकि मंगल का वर्ष है। किस महीने में हो सकता है? देखिए, मैं यह जो देख रहा है 8वां महीना तो चल ही रहा है, अगस्त, है ना। यस। लेकिन पूरे साल की शुरुआत से देखिएगा और साल के अंत तक कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद रहेगा। जो धार्मिक उन्माद, जैसे हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ चल रही है आपस में, थोड़े थोड़े बातों को लेकर के जिस तरह से उन्माद फैल रहा है, वह तो मैं देख रहा हूँ कि नवंबर में भी दिखता है, इस नवंबर में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बहुत मजे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वह सिस्टम को संभाल लेंगे। कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, और कोई बहुत बड़ा हम यह नहीं कह सकते हैं कि गृह युद्ध की स्थिति आ गई। छिटपुट जगहों पर धार्मिक उन्माद होगा। तो ये कौन से राज्य हो सकते हैं? किन राज्यों में ऐसा संभावना बनती हुई? पश्चिम बंगाल में आप देखेंगी, दुर्गा पूजा आ रहा है, हाँ। पश्चिम बंगाल में होगा ही। और यही सब घटनाओं के बाद आप देखेंगे कि साल 2026 में जब चुनाव होगा, हाँ। तो ममता दीदी विपक्ष की नेता बन जाएंगी, वहाँ सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, हाँ। 2026 का योग देखेंगी आप, हाँ। 2, 2, 6, तो टोटल अंक आता है 1, जिसका स्वामी है सूर्य। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखिएगा सूर्य बली है,
वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है और मंगल की महादशा है, मंगल सेनापति है सूर्य का। तो आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव और भाग्य से दोनों राज्य, मैं बिहार की भी बात करता हूं और बंगाल की भी बात करता हूं, दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। बिहार में भी? बिल्कुल, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और बेबाकी से कह रहा हूं कि बड़ी जो सबसे बड़ी पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी होगी, दूसरी पार्टी आरजेडी होगी। मैं जो कैलकुलेशन तेजस्वी यादव की कुंडली पर किया हूं, उनके नंबरोलॉजिकल कैलकुलेशन पर किया हूं, या निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वह भारतीय जनता पार्टी का होगा। यानी बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी और बंगाल में भी दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा, क्योंकि अब हम पॉलिटिकली आ ही गए हैं तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, कई ऐसे ज्योतिष हैं जिनका ये कहना है कि अब सितंबर में जब मोदी जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट 17 सितंबर को, हाँ 17 सितंबर को, तो उसके बाद पीएम की कुर्सी खासकर वहां पर वो कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं, इस तरह की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए बहन, मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ। हमारे भारत की मीडिया में बैठने वाले जो ज्योतिषाचार्य हैं जी, दो तरह के हैं। एक ज्योतिषी बन गए हैं गूगल पढ़ करके, और एक ज्योतिषी हैं या तो पौराणिक तरीके से अपने दादा परदादा के विद्याओं को ग्रहण करते आए हैं और साधना से ज्योतिष को चला रहे हैं, या फिर अच्छे संस्थानों में पढ़ करके, अच्छे संस्कृत के माध्यम से पढ़ करके ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग गूगल से पढ़ करके आए हैं, ज्योतिषी बने हैं, न तो उनके पास साधना है न उनके पास संस्थान है। तुकबंदी लगा करके टीवी पर वायरल हो करके कुछ भी बोल देना। ज्योतिष पर बात कीजिए तो ज्योतिष पर अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगी तो रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है। 17 सितंबर 1950 11 बजे बड़नगर मेहसाना में उनका जन्म है, गुजरात में, प्रातःकाल। जो कुंडली पूरी दुनिया में है। अगर आप कुंडली की बात करेंगी तो अभी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा है जो नवंबर 2028 तक रहेगा। साल 2024 में उन्होंने जो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है उसमें मंगल बली था, मंगल ताकतवर था, सपोर्टिव ऑफ किंग, राजा यानी सूर्य को सपोर्टिव था। सायंकाल में उन्होंने शपथ ली है, और जिस दिन शपथ लिए हैं 8 जून को, तो शपथ का जो समय है वह निश्चित तौर पर लाभकारी है। और नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली है, नीचभंग राजयोग भी है, षष्ठ पंच महापुरुष राजयोग भी है, रोचक पंच महापुरुष राजयोग है, और बहुत सारे योग उनकी कुंडली में बनते हैं। इन सब के प्रथम दृष्टया से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी साल 2025 ही नहीं 26 में भी प्रधानमंत्री के रूप में आप देखेंगी, 27 में भी देखेंगी, 28 में भी देखेंगी, 29 में भी देखेंगी, और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव भी होगा। मतलब कोई बदलाव नहीं होगा? हमें कोई बदलाव नहीं दिखता। जो हमारी बहनें यूट्यूब, जो हमारी बहनें गूगल से पढ़ करके, जिन्होंने ज्योतिष का प्रैक्टिस नहीं किया है, जो हमारे भाई गूगल से पढ़ करके ज्योतिष की पढ़ाई ना किसी संस्था से, न किसी संस्थान से, न किसी साधना से, जो हवा में वायरल होने के लिए बोल रहे हैं। आप देखिएगा गायत्री बहन, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू till 28 एंड और 29। इट मे बी आपका चुनाव 2029 के शुरुआत में हो जाए। जरूरी नहीं है कि मई में ही हो, लेकिन मैं यह पूरा टर्म करते हुए नरेंद्र मोदी जी को देख रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह का कोई शंका नहीं है। बहुत सारे ज्योतिषियों को, उन बहनों को जो बार बार वायरल होने के लिए तुरंत बोलती हैं कि राहुल जी तो ये कर लेंगे, मोदी जी ऐसे हो जाएंगे। बहन, आप कुंडली मीडिया पर पढ़ने से पहले
कुंडली का विवेचन करें, आप नारद संहिता को पढ़ें, आप पराशर ज्योतिष को, बृहद ज्योतिष शास्त्र को पढ़ें, आप नारायण दत्त श्रीमाली जी के पुस्तकों को पढ़ें। आप ज्योतिष में अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा रुचि रखते हैं तो आप द्विवेदी जी का पुस्तक को पढ़ें, अच्छे विद्वानों का पुस्तक पढ़ें और रिसर्च करें, अध्ययन करें। ऐसे ही नहीं कि पॉडकास्ट आ गए और आकर के बोल दिए फलना नहीं करेगा। 10 तीर मारोगे 1 तीर तो लगेगा, है ना। ज्योतिष ऐसी विद्या है, लेकिन 10 तीर मारो 1 भी तीर ना लगे, ऐसा काम ना करें। और 10 का 10 तीर आपके लगे, अच्छी जगह पर लगे, क्योंकि आप साधना करके और संस्थान से पढ़ करके जब आप आते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन सही होती है। और आपका उपासक साधक भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पार्टी कर रहे हैं, पब डिस्क भी जा रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना भी नहीं कर रहे हैं, बस कॉफ़ी और चाय पीते हुए पॉडकास्ट में बोल दिए कि इनकी ये दशा खराब है, इनकी ये दशा खराब है। अभी विश्वांश कुंडली के 20 जो चक्र है उन्हीं को लोगों को पता नहीं है। षोडश वर्ग नहीं पता, अष्टावक्र नहीं पता, सुदर्शन चक्र नहीं पता। तो कुंडली काफी डेप्थ में देखी जाती है। कुंडली बहुत डेप्थ होता है। अभी लोगों को घट्टी और पल नहीं पता, लोगों को 27 नक्षत्रों के नाम नहीं पता। 27 नक्षत्र के नाम लोग अगर बता दें और कुंडली जिन 5 नामों से, 5 चीज़ों से बनता है पंचांग, बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो ये आपने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे कैलकुलेशन से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में पीएम की कुर्सी पर कोई बदलाव नहीं दिखता है। हाँ, इसके अलावा कोई और बदलाव आपको दिखाई देता है गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में? हाँ, पॉलिटिक्स में कुछ बिल्कुल एकदम सरप्राइजिंग वे में गए। बिल्कुल, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन इस बार जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वह एक मजा हुआ, सदा हुआ और बहुत बार प्रशासन को, संवैधानिक पद को संभाला हुआ व्यक्ति बनेगा, जो हार्डकोर भाजपाई और हार्डकोर संघ से रिलेशन रखने वाला होगा। ओके। और जिसकी उम्र 60 से 65 के बीच होगा, 68 के बीच होगा। कोई नाम? ठीक है, नाम भी अगर आपके जहन में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अच्छा। वह भी हो सकते हैं, उनकी कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे हैं आने वाले भविष्य में। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जी हो सकते हैं। कोई महिला भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे जी का भाग्य मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाले समय में। इस वक्त उनकी लाइफ में सरप्राइजिंग अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। जो मैं पिछले 1 साल पहले भविष्यवाणी किया था, वसुंधरा राजे जी का भविष्य मुझे अच्छा दिखता है। अच्छा। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि उनका अगले मैं कह सकता हूँ 14 अगस्त के बाद उनका बहुत अच्छा टाइम दिखा रहा है। अच्छा। जो मेरे पास उनका एस्ट्रोसेज के माध्यम से जो कुंडली है और जो उनका न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है, उसी तरह वसुंधरा राजे के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बहुत उज्जवल भविष्य दिख रहा है। और मुझे 2-3 राज्यों में भी मुख्यमंत्री बदलते हुए दिख रहे हैं। अभी बदलाव होगा बहुत जल्द, 3-4 महीनों में आप देख लेंगी। जैसे कि आप राजस्थान देख सकती हैं, वहाँ बदलाव हो सकता है। आप छत्तीसगढ़ देख सकती हैं, ओके, है ना। उड़ीसा भी देख सकती हैं, ओके, है ना। आने वाले जमाते प्रसुंदरी आने वाले समय में मैं आपको यह भी बता दूं कि महाराष्ट्र राज्य में कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ सकते हैं, बीजेपी के नए दोस्त बनने जा रहे हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का जन्म है, बीजेपी का स्थापना दिवस है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के नए दोस्त साल 2025 के अंत में मुझे दिख रहे हैं। और उनमें आप बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, है ना। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। तो और बहुत सरप्राइजिंग होगा। और बिल्कुल, और यह भी हो सकता है, बहुत ही गंभीर बात कर रहा हूँ, कि अभी जो डिप्टी सीएम हैं शिंदे जी,
वो आने वाले समय में फिर से सीएम हो सकते हैं। और जो अभी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, वो भाजपा के अध्यक्ष भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी आ सकते हैं। ओके, है ना। तो ये सब राजनीति तो सब संभावनाओं का खेल है, और मेरे कैलकुलेशन से इन सब लोगों का भविष्य अच्छा दिख रहा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी का भविष्य भी अच्छा दिख रहा है। अच्छा मतलब ताकतवर विपक्षी बनेंगे अभी आने वाले समय में। अच्छा, विपक्ष में भूमिका निभाएंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और मुझे फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में क्या दिखाई देता है? साल 2027 में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार मुझे बनती हुई दिख रही है, यानी हैट्रिक, बीजेपी हैट्रिक मारेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हैट्रिक मारेगी, और बीजेपी का भविष्य अभी जो है अगले 20 साल तक सुरक्षित है, पूरे देश के लिए सुरक्षित है। और आप देखेंगे धीरे धीरे भगवा जो है वो सब जगह लहरेगा। अच्छा, अब मैं ज़रा उन टिप्पणियों पर आती हूँ जो आजकल धर्माचार्यों की देखने को मिल रही है। अनिरुद्धाचार्य, आपने कहा कि आप उन्हें खड़ाऊ से मारेंगे, उनके बयान में क्या आपको गलत दिखाई देता है? क्या गलत कहा उन्होंने? अरे गायत्री बहन, आप गंभीरता से सोचिए, जो हमारी बहनें बिहार से, उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से जो बहनें दिल्ली में आकर के यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जो बहनें ग्रेजुएशन कर ली और जिनके माँ पिता खेत बेच करके अपनी बेटी को दिल्ली भेजे हैं कोचिंग की तैयारी करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, जो बहनें हमारी लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। आप ग्रेजुएशन करते हो, कितना हो जाता है? 20 साल तक हो जाता है, और ग्रेजुएशन के बाद लॉ करती हो तो 4 साल 24 साल हो जाता है। अगर आपको नौकरी नहीं लगा, एलएलएम कर लिए तो 26 साल हो गया। अगर किसी बहन की शादी नहीं होती है उस समय तक, 25 साल की उम्र तक, तो जिस तरह से उन्होंने बात कहा है कि 25 वर्ष आते आते 5 जगह मुंह मार लेती हैं, सॉरी टू से, मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूं जो इस देश में, इस देश की अंदर सहभागिता के लिए, इस देश में आईएएस आईपीएस बनने के लिए, इस देश की अच्छी वकील बनने के लिए, इस देश की अच्छी डॉक्टर एमबीबीएस के बाद पीजी करने के लिए, जो अपने खून पसीना एक करके तैयारी करती हैं, जो बहनें जो पढ़ाई कर रही हैं, उनके चरित्र पर जिस तरह इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया आम जनमानस के बीच, यह मुझे दुखदाई लगा। और इसके साथ साथ वह फिर से एक बार 14 वर्ष में बहनों की शादी, बेटियों की शादी की बात करते हैं, जो एक बार फिर से बाल विवाह की तरफ धकेलता है। इन सब कारणों से मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला उनको। आप अपने बयान पे कायम हैं? देखिए, मैं कभी बयानों से पीछे नहीं हटता, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर कोई गलत है तो उसके सामने बार बार आईना दिखाने से अच्छा कि वह व्यक्ति को समाज के सामने दिखा दीजिए। पर उनको तो बहुत सारे लोग, आप देखिए कितने फैन फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको सुनते हैं। देखिए बहन, ऐसे बहुत भीड़ है जो उनको, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनका मतलब जन्म, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई लोगों ने ऐसा कहा, गायत्री बहन, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं इस देश में जिनका जन्म 5 साल में हुआ है, जिनका नाम पब्लिक के सामने, आम जनमानस के सामने 5 साल पहले हुआ है। उसमें से ये लोग भी हैं, अनिरुद्धाचार्य भी हैं, जो 2020 के कोरोना काल के बाद जब पूरी दुनिया अशांत और शांत थी, अशांत रोग के कारण थी और शांत अपने घर में बैठी थी, तो इन लोगों ने रील बना करके यूट्यूब पर जो है शुरू किया, अपना कथा शुरू किया। इन्होंने यूट्यूब पर धन कमाया, नाम कमाया और धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए। गांव से उठ करके आए और लोगों ने अच्छा किया। आप तब तक तो अच्छा किए, मैं सराहना करता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जो है वह बुजुर्ग माताओं की सेवा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, गौरी गोपाल नाम के आश्रम चला रहे हैं, मैं सराहना करता हूं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि अगर आप उन बहनों को आप एक बार देख लेते, जो एक बार एमबीबीएस की तैयारी करते समय फेल कर जाती है, दोबारा वो तैयारी करती है, जो बहनें यूपीएससी की तैयारी में 2 बार फेल करती है, तीसरी बार बैठती है, और आप उस बहनों को बोलते हैं कि वह 5 बार और 6 बार 25 सालों में मुंह मार लेती हैं।
इससे बड़ा दुखदाई क्या हो सकता है? आप सब बहनों के अपमान किए और इसके बाद आपको कोई साधु संत, कोई समाज का आदमी आपके खिलाफ ना बोले। आप चाहते हैं किसी तरह बोलते रहें। गायत्री बहन, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, उनके 100 क्लिप उठाइए, एक भी क्लिप अगर वह भगवत भक्ति और देवी देवताओं के प्रसंग पर चर्चा करते हुए, सुखदेव जी की चर्चा करते हुए, प्रभु श्री कृष्ण जी की चर्चा करते हुए, भगवत गीता की चर्चा करते हुए, प्रभु श्री राम की गाथा गाते हुए एक भी क्लिपिंग आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? महाराज जी, हमारी शादी का इतने साल हो गए, हमारे पति, ये सब बुलवाया जाता है, ये सब प्रोपेगेंडा के तहत वायरल करने के लिए वीडियो अपने लोगों से बनवाया जाता है और उसको पब्लिक के सामने सोशल मीडिया पर बने रहें। अरे भैया, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति, एजाज खान नाम का व्यक्ति है, जिसके 50-60 लाख फॉलोवर थे, और जब वह व्यक्ति मुंबई में चुनाव लड़ा तो उसको 50 वोट मिले। तो आपको ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स ही 5 करोड़ हो गए और आप बहुत बड़े ज्ञाता और विधाता बन गए, तो आप इस देश के विधाता नहीं हैं, आप इस देश के ज्ञाता। आप पहले अध्ययन करिए और जो बोलते हैं उसको सुन लीजिए, फिर आप समाज में डालिए उस चीज़ को, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। और जब गलतियां नहीं होगी तो आपको कोई साधु महात्मा जो है इस तरह का विरोध नहीं करेगा। लेकिन आचार्य जी, मैं इसलिए ये सवाल पूछी हूँ क्योंकि जैसे अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ हो कोई भी अभद्र टिप्पणी या पुरुषों के खिलाफ भी हो, गलत तो है ही, शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि अनिरुद्धाचार्य के एक बयान के बाद अब प्रेमानंद महाराज, जो जिनके बयान को भी वायरल किया जाए लेकिन आधा अधूरा, उन्होंने वही बात लड़कियों के लिए भी कही, वही बात लड़कों के लिए भी कही। आपको लगता है कि जो हिंदू धर्माचार्य हैं कई बार वो बहुत इजी टारगेट भी हो जाते हैं? एक ने दिया, अब बाकियों को भी घसीटो। देखिए गायत्री बहन, कोई इजी टारगेट नहीं होता। जब आप बोलते हैं तो दूर तक जाती है बातें। कभी भी आपकी बातें ब्रह्मांड में समाप्त नहीं होता, वो ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। प्रेमानंद जी ने जिस प्रकार से यह कहा कि 4% सिर्फ महिलाएं अच्छी हैं और 96% बुरी हैं, चरित्र की अच्छी नहीं हैं, तो आप 4% महिलाओं में किसको काउंट कर रहे हैं? यह गलत बात है। मैं यह मानता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है। आप हैं कौन जो किसी को बोल सकते हैं कि 4% अच्छी हैं कि 5% अच्छी हैं? हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं कितना अच्छा हूं और मैं कितना बुरा हूं, मैं खुद जानता हूं और मुझे खुद से बदलना है अपने आप को। प्रेमानंद जी ने जिस प्रकार की बातें कही है वह बिल्कुल गलत बात है। चाहे वह पुरुष के बारे में कहें, चाहे स्त्री के बारे में कहें, नहीं कहना चाहिए। और अगर समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अपने प्रवचन में अपने भक्तों के बीच कहा है, उनसे कई सवाल भी लोग तो पूछते हैं। अगर इस चीज़ को वायरल किया जा रहा है तो भी गलत है। हाँ, तूल नहीं देना चाहिए, इस चीज़ को तूल नहीं देना चाहिए। मैं इसीलिए कह रही हूँ। देखिए प्रेमानंद जी एक तो बुजुर्ग हैं और दूसरा किडनी के पेशेंट हैं, उनकी दोनों किडनी नहीं है, और तीसरा राधा जी के उपासक हैं। तो प्रेमानंद जी सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, हमने तो देखा है बहुत सारे मुसलमान भाई, सिख भाई भी उनके पास जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों को ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए और उस बातों को इग्नोर करके सबको अपने अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब सब अच्छी टारगेटेड संत के ऊपर तो नहीं ही करना चाहिए। जैसे कि मैंने अनिरुद्धाचार्य को कहा, तो अनिरुद्धाचार्य जो है वह 100 की 100 क्लिप में सिर्फ गंदगी ही भरता है व्यक्ति। वह कभी भी व्यक्ति, भले ही वह अनिरुद्धाचार्य हजारों माताओं को खिलाते होंगे, लेकिन एक भी उनकी क्लिपिंग अच्छी नहीं है।
वह कटाक्ष महिलाओं पर या किसी के पर्सनल लाइफ पर, अरे भगवान भक्ति की बात करो, आप क्यों पर्सनल लाइफ पर जाते हो? इससे ठीक बचना उसी चाहिए। प्रकार बचना चाहिए। हाँ। और प्रेमानंद जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको भी इस तरह की बातों से बचना चाहिए। पर उन्होंने दोनों को बैलेंस करके बोला, उनसे शायद किसी ने सवाल किया था तो बैलेंस करके उन्होंने बोला। और लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य के बयान के बाद उनकी क्लिप को काट करके वायरल कराया जा रहा है। वायरल और वायरल कराया जा रहा है तो उसमें हाँ। आधा अधूरा कराया जा रहा है, सिर्फ हाँ। लड़कियों के बारे में ही कराया जा रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। जिससे लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है, हिंदू लोगों के धर्माचार्यों को अंदर लेकर भी गुस्सा आ रहा है। हिंदू धर्माचार्यों के ऊपर गुस्सा आ रहा है। हाँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन सब बातों को ज़्यादा तुल न दे करके इस पर पानी डाल करके अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जी, अब मैं आती हूँ क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है और सबसे पहले तो ये बताइए कि गणेश चतुर्थी पर कैसे इसको खास बनाया जा सकता है, क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? गायत्री बहन, बहुत सुंदर नाम है आपका, गायत्री हैं आप। थैंक यू। है ना? और आप साक्षात लक्ष्मी के मूर्त हैं, ज्ञान की मूर्त हैं। और गायत्री मंत्र के जप से तो जीवन में अगर यश की प्राप्ति करना हो तो भगवान सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करें। बन सके तो सूर्य भगवान की तरफ आंख करके और एक पैर पर खड़ा होकर के और जल डालते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र को अगर कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होकर के गायत्री मंत्र का जप के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है तो वह आरोग्यता को प्राप्त करता है, डेली यश को प्राप्त करता है। और उसके साथ साथ अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले तो वह व्यक्ति बहुत पराक्रमी और नाम यश का ख्याति का प्राप्ति वाला व्यक्ति हो जाता है। अच्छा, तो ये डेली करना चाहिए? नित्य करना चाहिए। और अभी आने वाला पर्व त्योहारों का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं हमारे पर्व त्योहारों का एक बहुत बड़ा खुशियों का समय आ रहा है। गणपति पूजन, प्रथम पूज्य गणेश, भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं। और प्रथम पूज्य उनको इसलिए बनाया गया कि एक बार जब सभी देवताओं की आपस में मंत्रणा और चर्चाएं हुई तो सभी देवताओं ने कहा कि जो तीनों लोक की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा वह प्रथम पूज्य होगा। तो सब लोग अपने अपने तीनों लोक की परिक्रमा करने लगे, पृथ्वी लोक का कोई कुछ। भगवान कार्तिकेय उनके जो सगे भाई हैं उन्होंने भी मयूर पर बैठ करके तीनों लोक की परिक्रमा शुरू कर दिए। और भगवान गणेश जी अपनी माता पिता के 3 परिक्रमा करके और प्रणाम कर लिए तो सभी देवी देवता आकर के उनको प्रथम पूज्य मान लिए। तो गणेश जी का पूजा उत्सव आज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में हो चुका है। गणेश पूजन, गणेश चतुर्थी और चतुर्दशी। चतुर्दशी पर अनंत चतुर्दशी होता है जिस दिन गणेश जी को विदाई दी जाती है और गणेश चतुर्थी पर पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। गणेश जी को मोदक प्रिय है। गाइए गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। भगवान गणपति को सबसे प्रिय क्या हैं? एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, 4 भुजा धारण करने वाले, एक दांत वाले भगवान गणपति, जिनको आप दुर्वा दल चढ़ाएं। दुर्वा दल घास से भगवान गणपति, दुर्वा दल को घर पर लाइए। पहले गणपति पूजन के दिन गणपति भगवान को अच्छी जगह विराजमान कराइए। चाइनीज मूर्ति को बैन करते हुए देशी स्वदेशी मूर्ति जो है विग्रह उनको स्थापित, चाहे वह मिट्टी के बने हो, चांदी के हो, किसी धातु का हो, किसी पत्थर का हो, अथवा चॉकलेट से ही क्यों न बने हुए हों। अच्छा, कुछ लोग जो है प्रदूषण मुक्त होने के लिए ताकि गणेश जी की मूर्ति जब विसर्जन करते हैं तो समुद्र में मतलब दुर्गति हो जाती है, तो
तो कुछ लोग चॉकलेट के भी गणपति बना करके और पूजन करके और फिर बाद में उसको पानी में घोल देते हैं। अच्छा, वो ठीक रहता है? नहीं, वो तो ठीक नहीं है। हाँ, भगवान की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा का पंचतत्व से। मतलब हाँ। पंच तत्व में मिट्टी का बने, हम्म, उसका महत्व है। तो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भगवान के आप अपने मंदिर में स्थापित करें। स्थापित करने के बाद उनका प्राण प्रतिष्ठा अच्छे सुयोग ब्राह्मण से करवाएं, विद्वान व्यक्ति से करवाएं, खुद से प्राण प्रतिष्ठा करें। और गणेश जी को चतुर्थी के दिन 1000 नाम से, सहस्त्र नाम है गणेश जी का, दुर्वा दल चढ़ाते हुए दुर्वा दल और दही आपस में मिश्रित करके श्री गणेशाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः, गजवदनाय नमः, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षतम उमाशुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम आगक्ष भगवन देव स्थान चाथ स्थिरो भव यावत् पूज्यम करिष्यामि तावतिष्ठा शनिधो भव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। भगवान गणपति को विशेष आराधना और पाठ श्लोक के साथ उनका पूजन करें। पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से पूजन करके गणपति बप्पा को अपने घर में नित्य स्थापित करें। स्थापना के बाद भोग लगाएं। और जो यह 11 दिवसीय पूजन है, इसमें गणेश जी का भजन गायन, नृत्य, गणेश जी का विशेष पूजन, भोग लगाते हुए गणेश जी की साधना करें। मैं मानता हूँ गणेश जी का पूजा करने वाला चूँकि लंबोदर हैं, वह व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। इसमें धन का भी कोई खास उपाय है वैसे? बिल्कुल धन का उपाय है। गणेश जी को अगर आप चावल और सिक्का सिक्का 1 रुपया द्रव्य 1000 सिक्के से अच्छा, और चावल से ओके, गणपति जी के, अगर पत्थर की कोई सिद्ध प्रतिमा है वहाँ पर चढ़ाइए। गणपति जी के सहस्त्र नामों से दुर्वा दल भी चढ़ाइए, दही भी चढ़ाइए और तांबुल पत्र भी चढ़ाइए, पुंगी फल सुपारी चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए और पूजन कीजिए। विश्वास कीजिए गणपति आपके जीवन में खुशियों से भर देंगे। अच्छा, सिद्धि विनायक हैं, शत्रु को नाश करने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, गजानन हैं, गणपति हैं, गणेश हैं। तो भगवान के 1000 स्वरूप हैं, उनकी आप आराधना करें। और जिन जिन के घर के नज़दीक सिद्ध मंदिर है वहाँ जाएं और भगवान को भोग चढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि गणपति पूजन आपके लिए सफल होगा और भगवान गणेश आप पर प्रसन्न होंगे। अच्छा, घर में धन लाने के लिए लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी आप अपने घर में शुक्रवार की सायंकाल अथवा रविवार के प्रातःकाल या रात्रि काल में लाल रंग का कंबल का आसन हो, लाल वस्त्र, आपके सामने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर हो, आप घी का दीपक जला करके और 3 महामंत्र बोलने जा रहा हूँ। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। इस महामंत्र का प्रतिमा के सामने बैठ करके आधा घंटा जप करें। फ्राइडे को काउंटिंग मत करें। अच्छा, जब भगवान आपको अनकाउंटेबल चीज़ें देते हैं, आप काउंट क्यों करते हैं? अच्छा, माला से नहीं। अगर आप साधना के रूप में कि आपको 1.25 लाख जप करना है, तब फिर रुद्राक्ष की माला से जप करें। अगर आप भक्ति भाव में नित्य करना चाहते हैं तो कितना भी करें, तो आप जितना करना है उतना करें, उतना ही लाभकारी है। दूसरा महामंत्र श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह महामंत्र ह्रीं श्रीं का इला ह्रीं हा सका हल ह्रीं सकल ह्रीं, यह षोडशी महामंत्र है। इस महामंत्र के जप करने से महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। और तीसरा मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह 3 महामंत्र का आप
नित्य प्रतिदिन अथवा शुक्रवार और रविवार के दिन जप करें, महालक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। अच्छा कोई संशय नहीं। अच्छा, जिन लोगों को घर बनाना है, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सालों से ट्राई करें लेकिन घर नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा कोई उपाय है आपके पास कि फटाफट से उनका ये जो सपना है बिल्कुल। पूरा हो? गायत्री भवन के देवता मंगल देव हैं, भूमि भवन का। विश्वकर्मा भवन बनाते हैं और भूमि पुत्र जो हैं मंगल देव हैं। अगर आपको लंबे समय से घर नहीं प्राप्त हुआ है तो आप शुक्रवार की रात 108 पीपल के पत्ते सायंकाल में, रात्रि में, सूरज डूबने से पहले शुक्रवार की सायंकाल में 108 पीपल का पत्ते तोड़ लें और सब पर सीताराम सीताराम लाल सिंदूर से लिख दें और उसकी लाल धागे से एक माला बना दें। और आपके सामने कोई नज़दीक कोई सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, शनिवार की प्रातःकाल अथवा मंगलवार की प्रातःकाल उस माला को जाकर के हनुमान जी को पहना दें और पहनाते समय हनुमान जी के चरणों को पकड़ करके आप घर मांगिए, निश्चित तौर पर घर मिलेगा। अच्छा, हाँ। इसके अलावा रोग से बहुत सारे ग्रसित हैं। बहुत सारे लोग, हाँ, रोग से भी ग्रसित हैं, कुछ लोग ऋण से भी ग्रसित हैं, मतलब ऋण भी है लोगों पर, तो उनके लिए क्या खास उपाय हो सकता है? ऋण से बचें, ऋण मुक्ति के रोग लिए से बचें। ऋण मुक्ति के लिए श्री सूक्तम का पाठ करें जी। 4 श्लोक बोल देता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यं शिवनरसरजाम चंद्राम हिरण्यं लक्ष्मी जात वेदो म आवह तामह जात वेदो लक्ष्मण पागामनीम यश्याम हिरण्यं विदेहम गामश्वः पुरुषानहम अश्पूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवीमुपभे श्रीमाम देवजुस्ताम कामसो अस्मिताम हिरण प्रकरमद्राम ज्वलंतीम तीर्थाम तर्पयंतीम पद्मस्थिताम पदवर्णाम तामी होपहे श्रियाम चंद्राम प्रभाष्यम श्याम ज्वलंती श्रीरमलोक देवजुष्टाम दाराम ताम पद्मनीम शंपद्यलक्षताम त्वामिणो मिहि आदित्य वर्णित क्षुधयातु वनस्पतिशत भक्षित बिल्वा तस्य फलानि तपसनो दन्तु मान्तरस्य वाह्या लक्ष्मी उपैतु माम देव सखा कृतिश्रमणि नाम सह पादभूतु राष्ट्रस्मि कृतिमृधम ददात में श्रुति पपाश्याम नाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी नाश्याम अहम अभतिम असमृद्धिम सर्वनो में गृहात गंधद्वारम दुरादशा नित्य पुष्टम करिष्यरीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपश्रम मनसा कामा कुति वाच शतम सीमहि पशुनारूपणस्य महिषेशताम सह कर्दम प्रजाभूतमयि संभव कर्दम श्रमवासमे कुले मात्र पद्मालिम आपह सृजंचाचिक्लत वशमय गृहनि च देवमात्रम श्रमवासमे कुले आद्रम पुष्करणी पुष्टिम पिघलां पद्मालिम चंद्राम हिरण्यमय लक्ष्मी जात वेदोम आवह तामह जात लक्षणोपगामिनीं यश्याम हिरण्यमदंगम सपुरुषानहम यशचि परतो भत्वा जो ही आद जन्मम शुक्तम पश्यत दशर्जम च श्री कामम सत्यम जपेत। यह श्री शुक्तम है। ऋण से ग्रसित हैं 11 श्री शुक्त का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं, सुबह शाम 11-11 पाठ, घी का दीपक जला करके, पीला वस्त्र और पीला आसन रख करके, तो 40 दिनों में आपको इसका लाभ दिखेगा। इसके साथ साथ श्री शुक्त के साथ साथ लक्ष्मी शुक्त है, कनकधारा स्तोत्र है जो साक्षात स्वयं भगवान शंकराचार्य जी ने बनाया था, रचा था। तो ये 3 पाठ करें, निश्चित तौर पर ऋण मुक्त होंगे। रोग मुक्ति के लिए अगर आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो आम जनमानस में व्यायाम करें, अच्छा भोजन खाएं, अच्छा प्रसाद लें, अच्छे भोजन पाएं। और इसके अलावा अगर रोग ग्रसित हो गए हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी कुंडली में रोग से परेशानी आ रही है, आप अस्वस्थ हैं, तो भगवान शिव महामृत्युंजय को ध्यान करें। यह महामंत्र ओम ह्रौम ओम जुं शः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरो जुं शः ओम। यह तो संपुटित मंत्र हो गया, पूर्ण मंत्र हो गया। लघु मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह दूसरा महामंत्र है। और तीसरा बीज मंत्र है ओम हौं जुं शः। यह 3 महामंत्र में कोई भी महामंत्र का जप करें, रोग मुक्त होंगे। ऋण मुक्त के लिए मैंने 3 बताया, ललिता सहस्त्रनाम, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनकधारा।
इनका आप जप करें, निश्चित तौर पर रोग मुक्त भी होंगे और आर्थिक तंगी से भी परेशान नहीं होंगे, ऋण मुक्त भी होंगे। और शत्रुनाशक के लिए कोई छोटा सा उपाय, क्योंकि जो लोग मंत्र नहीं पढ़ सकते, देखिए, उनके लिए शत्रुनाशक के लिए उपाय छोटा उपाय, हमारे देश में दतिया देवी हैं, माँ बगलामुखी का मंदिर है, एक बार दर्शन कर लें जब बड़े समस्या में हो। नलखेड़ा में माता हैं, वहाँ दर्शन कर लें। दिल्ली वाले लोग वहाँ नहीं जा पाए तो पुरानी दिल्ली में भी मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लें। हिमाचल में ऊना के पास बनखंडी में मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लें। असम गुवाहाटी में है, वाराणसी में है, इन सब जगहों पर माँ बगलामुखी का मंदिर है। अब तो एक हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर जोशी जी, उन्होंने बहुत दिव्य मंदिर बनाया है देहरादून में। अच्छा, तो देहरादून में भी माँ बगलामुखी आ चुकी हैं, तो यहाँ कहीं भी दर्शन आप कर लें। तो आप निश्चित तौर पर माँ बगलामुखी का ध्यान करें, माँ बगलामुखी का दर्शन करें। माँ बगलामुखी का दर्शन के बाद माँ बगलामुखी का यह महामंत्र, ओम ह्लीं बगलामुखी सर दुष्टानाम वाचं मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। इस महामंत्र का जप करें और बहुत ज़्यादा मानसिक संताप में हैं तो यह स्पेशल मंत्र माँ धूमावती का, अगर कोई व्यक्ति कैंसर जैसे बड़े रोग से परेशान है, निकलना चाहता है बाहर, तो सामान्य से छोटा मंत्र है, धूम धूम धूमावती स्वा, धूम धूम धूमावती स्वा, धूम धूम धूमावती स्वा। तो यह महामंत्र 10 महाविद्या का धूमावती देवी का है। तो इस प्रकार के महामंत्रों से उपचार कर सकते हैं। मंत्र उपचार में अथाह शक्ति है। अच्छा, पूरे दिन कभी भी कितना भी मन स्वच्छ हो, शरीर स्वच्छ हो और स्थान स्वच्छ हो, बस तीनों चीज स्वच्छ होने की जरूरत है। तो ये जो ललिता सहस्रनाम का आपने इसकी महिमा क्या है? क्योंकि मैंने कई जगह पे ऐसे सुना है कि ललिता सहस्रनाम का अगर कोई पाठ करता है, पूजा पाठ करता है, गायत्री बहन, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी 10 महाविद्या की देवी हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, जिनके ध्यान मात्र से आपके घर में आर्थिक तंगी से मुक्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का 182 श्लोक का या महामंत्र का जप करता है और घर में षड्यंत्र का स्थापना करता है, ललिता देवी को रोली से और हल्दी से, कुमकुम से, चावल से अभिषेक करता है, तो वह धनाढ़ बनता है, धन की प्राप्ति अच्छा से करता है। इसके अलावा मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः, ये महामंत्र का भी जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी 10 महाविद्या की देवी हैं, जो जीवन में आर्थिक समृद्धि देती हैं। और हमारे देश में माँ कामाख्या देवी हैं, जिनकी अथाह महिमा है। माँ कामाख्या देवी 51 शक्तिपीठों में एक हैं। जीवन में एक बार जरूर दर्शन करें कामाख्या देवी। अगर कोई व्यक्ति संतानहीन है, जिसके संतान नहीं, जिसके विवाह के 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष हो गए, एक बार माँ कामाख्या के दर्शन करेगा, 1 वर्ष के अंदर संतान पाएगा। क्योंकि माँ कामाख्या का जन्म स्थान भाग जो माता का है, योनि भाग, वहाँ पर गिरा हुआ है और माता के उस स्थान की विशेष महिमा है। जो भी माताएं बहनें जो अपनी शारीरिक परेशानियों से परेशान हैं, जिनके कह सकते हैं कि जीवन में अनबैलेंस्ड उनके सिचुएशन आ गए हैं। कुछ माताओं को महामारी में समस्या आती है कि उनको 30-40 साल में ही उनको परेशानी आ जाती है और वह ओल्ड हो जाती हैं, उनके जीवन में बहुत सारे रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो जो परेशान माताएं बहनें हैं, एक बार माँ कामाख्या का दर्शन करें। माता का योनि भाग वहाँ पर है, तो इस परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। और जिन माताओं की गोद भरना है,
जो लल्ला अपने बच्चा को देखना चाहती हैं और शादी के 8 साल 10 साल हो गए, एक बार माँ का दर्शन कर लो बहन, आप निश्चित तौर पर गोद भर लेंगी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो अभी ग्रहों की जो पोजीशन है उसके मुताबिक शेयर मार्केट पे क्या उसका असर दिखने वाला है शेयर मार्केट तो अभी हिचकोले लगेगा। आने वाले वक्त जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बढ़ेगी, देश दुनिया में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, शेयर धड़ाम होगा। अच्छा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगा, शेयर जब गिरेगा। ओके। और जब शेयर बढ़ेगा तो क्रिप्टो करेंसी बैलेंस हो जाएगा या गिरेगा। गोल्ड बढ़ेगा। साल 2025 के दीपावली के अंत तक गोल्ड के रेट बढ़ेंगे के रेट बढ़ेंगे। 1,15,000 से 1,30,000 क्रॉस करते हुए हम देख सकते हैं साल 2025 के दीपावली या उसके अंत तक या दिसंबर के अंत तक। यानी अभी अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है बहुत तो अच्छा लाभ फायदेमंद रहेगा। मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए गोल्ड में आपने 1 करोड़ 1 लाख रुपया 1 केजी गोल्ड खरीद लिया तो आपका 6 महीने में 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा, तो 40 लाख का 40% का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार सिल्वर का जो है हम 1.5 लाख से 1.25 लाख के रूप में देख रहे हैं सिल्वर को। सबसे जल्दी तो क्रिप्टो करेंसी बढ़ता है। तो अभी किस मंथ में खरीदना ज्यादा अच्छा है? अरे अभी खरीदें, अभी से खरीदना अभी से खरीदना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास पैसे आ जाए शुरू कर दीजिए खरीदना। ये सही समय है, बिल्कुल सही समय है। हाँ, रियल एस्टेट गिरेगा, रियल एस्टेट गिरेगा। मैं जो देख रहा हूँ जुलाई एंड के बाद, अब जुलाई खत्म हो गया, अगस्त की शुरुआत हो गई है, रियल एस्टेट गिरना शुरू होगा। मार्च तक 30% की कटिंग आएगी। मार्च 2026 तक रियल एस्टेट में 30% की कटिंग आएगी, रियल एस्टेट गिरेगा। क्रिप्टो करेंसी अप होगा साल 2025 के अंत और 26 के प्रथम क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च 2026 तक बिटकॉइन BTC 2 लाख $US क्रॉस करेगा। हम उसके अलावा यह भी देख रहे हैं कि सोलाना 900 से 1000 हो जाएगा। हम यह भी देख रहे हैं ADA 5 से $10 हो जाएगा। एक शार्पी रिपल $100 तक जा सकता है साल 2026 के मार्च अप्रैल तक। उसके अलावा डॉज कॉइन $1 से $2 तक होने की संभावना है ना। तो क्रिप्टो करेंसी अप होगा। इथेरियम बढ़ेगा, $10 से $15,000 तक जा सकता है इस बुल रन में। तो क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगा। इसके अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगा। रियल एस्टेट थोड़ा सा गिरने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक रहेगा। अभी बेचने की समय है, बेच सकते हैं, लाभ होगा। खरीदने के लिए कोई स्पेशल समय? खरीदने का स्पेशल समय रियल एस्टेट में मैं जो देख रहा हूँ फरवरी 2026 से जुलाई अगस्त तक खरीद सकते हैं। बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आचार्य शैलेश जी, और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी काफ़ी अच्छी समझ में आई होंगी और वो इसका लाभ भी लेंगे। जय माता सुंदरी राजेश्वरी, आपके इस पॉडकास्ट को यश ख्याति मिले, आप दुनिया तक पहुँचे और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स और लाइक्स आपको मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, एक नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।